हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेज। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग यूकैरियोटिक डीएनए के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। और वहां पे मैंने आपको बताया कि यूकैरियोटिक डीएनए का जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड होता है: प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्सरी स्ट्रक्चर। जिसमें से मैंने आपको प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में पहले ही बता दिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है, टर्सरी स्ट्रक्चर क्या होता है? टर्सरी स्ट्रक्चर इज द पैकेजिंग ऑफ लार्ज लीनियर डीएनए इनटू द कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम। क्या होता है टर्सरी स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें, ठीक है। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की अगर हम लोग बात करें, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की अगर हम लोग बात करें, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की अगर हम लोग बात करें तो मैंने आपको बताया था दिस इज द पैकेजिंग ऑफ पैकेजिंग ऑफ पैकेजिंग ऑफ लार्ज लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए to a compact क्रोमोसोम और क्रोमैटिन, ठीक है। क्रोमोसोम या फिर क्रोमैटिन में अगर पैकेजिंग हो रही है लॉन्ग लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए की, तो हम लोग इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं दीज आर द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। और इस कॉम्पैक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है ये भी मैंने आपको बता रखा है अपने पिछले लेक्चर में कि जब कॉम्पैक्ट फॉर्म में डीएनए होता है, क्रोमोसोमल फॉर्म में डीएनए होता है, तो ये डीएनए को डैमेज से बचाता है, इफिशिएंटली अपनी डॉटर सेल में ट्रांसफर हो सकता है। ये सारी खास बात होती हैं इस पैकेजिंग की। और इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं या फिर जो भी सेल्स होती हैं उनका साइज डीएनए के साइज से काफी छोटा होता है। तो इतना बड़ा डीएनए इतनी छोटी सी सेल में कैसे इफिशिएंटली प्लेस हो सकता है, तो उसमें भी क्या होता है, ये कॉम्पैक्शन उसमें भी हेल्प करता है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें टर्सरी स्ट्रक्चर की, तो वहां पे तीन लेवल के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। अब कहानी यहां से स्टार्ट होती है। टर्सरी स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें, टर्सरी स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे तीन लेवल के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तीन लेवल के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। मैंने आपको शायद लास्ट लेक्चर में बना के दिखाया भी था, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो तीन लेवल के स्ट्रक्चर, एक को हम लोग कहते हैं फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनता है ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा उसका जो डायामीटर होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, उसका जो डायामीटर होता है वो 11 नैनोमीटर का होता है। तो इसीलिए इसको 11 एनएम फाइबर भी बोलते हैं, 11 एनएम फाइबर भी बोलते हैं। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। पहले कहा जाता था कि ये जो फाइबर होता है, पहले ये कहा जाता था कि ये जो फाइबर होता है वो 10 एनएम का होता है, बट रिसेंटली इसको अपडेट करके 11 एनएम का बताया गया है, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें इन 11 एनएम फाइबर्स की फर्दर फोल्डिंग होती है, और जब फर्दर फोल्डिंग होती है तो जो स्ट्रक्चर निकल करके सामने आता है उसको कहा जाता है 30 एनएम फाइबर, ठीक है। और फिर आता है थर्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये काफी डायनेमिक होता है, ये काफी डायनेमिक होता है। इसमें डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज ऑफ सेल साइकिल्स जो डीएनए फाइबर होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर में दिखते हैं। एक डायमीटर आपको दिखता है 300 नैनोमीटर फाइबर, ठीक है। एक दिखता है 700 और एक दिखता है 1400। कब कौन सा दिखता है हम इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेजर है वो है 300 एनएम फाइबर, और स्टेज स्पेसिफिक कंडीशन में 700 एंड 1400 एनएम फाइबर्स भी दिखते हैं। और यही जो थर्ड लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसके बाद आपको देखने को मिलता है क्रोमोसोम
या फिर क्रोमैटिन। ठीक है, तो फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल और थर्ड लेवल का जब ऑर्गेनाइजेशन होता है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है, तब क्या होता है, जो लीनियर डीएनए है, लॉन्ग लीनियर डीएनए, वो एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाता है। अब ये पूरी कहानी जो मैंने आपको बताया, ये टर्सरी स्ट्रक्चर का ऑर्गेनाइजेशन, ये होता कैसे है, डीएनए के साथ ऐसा क्या हो जाता है कि वो इस तरह का कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेता है, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। तो टर्सरी स्ट्रक्चर का ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से होता है, थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें एट एनाफेज स्टेज ऑफ सेल साइकिल, ठीक है, मैंने आपको बताया है कि जो ये क्रोमैटिन है डायनेमिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, बेस्ड अपॉन सेल साइकिल स्टेज ये अपने स्ट्रक्चर को चेंज करता रहता है। ठीक है, तो यहां पे मैं बात करूंगा, अगर हम लोग एनाफेज स्टेज की बात करें, एनाफेज स्टेज ऑफ सेल साइकिल, एनाफेज स्टेज ऑफ सेल साइकिल, तो हमें जो क्रोमोसोम है उनमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। यहां पे जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम जो होता है इसमें क्या क्या होगा, इसमें दो चीजें होंगी बेसिकली। ठीक है, एक तो होगा एक सिंगल सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, एक सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, और ये डीएनए इंटरेक्टेड होगा, ये डीएनए बाइंड होगा सम प्रोटीन्स से, प्रोटीन्स से। ठीक है, अब यहां पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि क्रोमोसोम कब बनेगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए क्रोमोसोम या फिर क्रोमैटिन में कब कन्वर्ट होगा, जब डबल स्टैंडर्ड डीएनए कुछ प्रोटीन्स के साथ में इंटरेक्ट करेगा, तब वो क्या बन जाएगा, कुछ प्रोटीन्स के साथ जब इंटरेक्ट कर लेगा तब वो क्या बनाएगा, क्रोमोसोम बनाएगा या फिर क्रोमैटिन बनाएगा। अब कब क्रोमैटिन कहेंगे कब क्रोमोसोम कहेंगे, ये डिपेंड करेगा कि जो सेल है वो किस सेल साइकिल के किस स्टेज में है, तो हम उसको क्रोमैटिन कह सकते हैं या फिर क्रोमोसोम कह सकते हैं। ठीक है, फिर से एक बार देखेंगे, क्रोमोसोम जो होता है वो बेसिकली एनाफेज स्टेज में अगर हम लोग क्रोमोसोम को देखें तो वहां पे एक सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, और वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए के साथ बहुत सारी प्रोटीन्स बाइंड होती हैं। इसका मतलब क्रोमोसोम जो होता है उसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए और प्रोटीन्स पाई जाती हैं। ठीक है, अब कहानी यहां पे आती है कि वो कौन कौन सी प्रोटीन्स हैं जो कि डीएनए से इंटरेक्ट करके क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, तो प्रोटीन की बात करते हैं कि कौन कौन सी वो प्रोटीन है जो डीएनए के साथ इंटरेक्ट करती हैं और क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करती है, मतलब डीएनए की पैकेजिंग कराने में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो प्रोटीन्स की अगर हम लोग बात करें, प्रोटीन्स प्रोटीन्स that binds to DNA to achieve क्रोमोसोम, और इट्स पैकेजिंग टू क्रोमोसोम। तो वो बेसिकली दो कैटेगरी की प्रोटीन्स होती हैं। अगर हम लोग इनको ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो दो दो कैटेगरी की प्रोटीन्स वहां पे पाई जाती हैं। एक को कहा जाता है हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, यहां से क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। एक होती हैं हिस्टोन प्रोटीन्स और दूसरी होती हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हिस्टोन प्रोटीन्स क्या करती हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स क्या करती हैं, दोनों के फंक्शंस अलग अलग हैं। इनके बारे में आगे चल के हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन जो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम होता है वहां पे आपको हिस्टोन और नॉन हिस्टोन दोनों प्रोटीन देखने को मिलेंगी, बट पैकेजिंग में किनका रोल है वो भी हम अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें हिस्टोन प्रोटीन्स की, तो हिस्टोन प्रोटीन्स को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन्स को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक को कहा जाता है रेप्लिकेशन रेप्लिकेशन डिपेंडेंट डिपेंडेंट हिस्टोन्स, और दूसरी होती हैं रेप्लिकेशन रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट हिस्टोन्स। ठीक है, रेप्लिकेशन डिपेंडेंट हिस्टोन्स और रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंट हिस्टोन्स। ठीक है, ये दो तरीके के हिस्टोन प्रोटीन्स पाई जाती हैं। ठीक है, अब रेप्लिकेशन डिपेंडेंट और रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंट क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो रेप्लिकेशन डिपेंडेंट हम लोग बोलते हैं ऐसी हिस्टोन प्रोटीन्स को जो प्रोटीन सिंथेसाइज होती हैं एस फेज में, सिंथेसाइज्ड इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, और रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंट प्रोटीन्स क्या होती हैं, सिंथेसाइज्ड इन थ्रू आउट द सेल साइकिल, किसी भी स्टेज में सिंथेसाइज हो सकती हैं, थ्रू आउट द सेल साइकिल। ठीक है, तो ये छोटी सी एक कहानी है, एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम जो होता है उसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है और वो इंटरेक्टेड रहता है कुछ प्रोटीन के साथ में, और ये प्रोटीन फैसिलिटेट करती हैं डीएनए की पैकेजिंग को इन द क्रोमोसोम। ठीक है, तो वो प्रोटीन्स कौन कौन सी हैं जो डीएनए से बाइंड करती हैं और उनकी पैकेजिंग को असिस्ट करती हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। तो उनमें मैंने आपको बताया कि ब्रॉडली वो दो कैटेगरी की हो सकती हैं, एक तो हिस्टोन प्रोटीन, दूसरी नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, और हिस्टोन प्रोटीन्स को फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया। एक को कहा गया रेप्लिकेशन डिपेंडेंट हिस्टोन प्रोटीन्स, जिनकी सिंथेसिस एस फेज में डीएनए की सिंथेसिस के साथ साथ हो जाती है, और दूसरी रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंट हिस्टोन्स, जिनकी सिंथेसिस थ्रू आउट द सेल साइकिल चलती रहती है। ठीक है, अब इसमें कौन सी प्रोटीन्स आएंगी और इसमें कौन सी प्रोटीन्स आएंगी, थोड़ी सी चर्चा उनके बारे में कर लेते हैं। तो बात करते हैं रेप्लिकेशन डिपेंडेंट हिस्टोन्स की। रेप्लिकेशन डिपेंडेंट हिस्टोन्स की, डिपेंडेंट हिस्टोन प्रोटीन्स की, रेप्लिकेशन डिपेंडेंट हिस्टोन प्रोटीन्स की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो बात करते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स होती क्या हैं। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन्स आर स्मॉल बेसिक स्मॉल बेसिक प्रोटीन्स होती हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स जो होती हैं स्मॉल एंड बेसिक प्रोटीन्स होती हैं, और ये रिच होती हैं, दे आर रिच इन आर्जिनिन, जिसको आर से डिनोट करते हैं, और लाइसिन, दोनों ही बेसिक अमीनो एसिड्स हैं, लाइसिन। ठीक, और इन दोनों अमीनो एसिड की अबंडेंसी की वजह से दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं। ठीक है, ये स्मॉल बेसिक प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, रिच इन आर्जिनिन एंड लाइसिन, बेसिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बेसिक अमीनो एसिड ज्यादा है, और कौन सी ज्यादा है, आर्जिनिन और लाइसिन, याद रखिएगा। ठीक है, और इन दोनों अमीनो एसिड्स की अबंडेंसी की वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होती हैं। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है आगे चल के इसको हम लोग देखेंगे। इसके अलावा इनकी खास बात ये होती है, हिस्टोन्स हैव वेरी सिमिलर अमीनो एसिड सीक्वेंसेस। ठीक है, जो तरह तरह की स्पीसीज से जो हिस्टोन प्रोटीन्स आइसोलेट की गई हैं, उनके जो अमीनो एसिड सीक्वेंसेज हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, इसीलिए कहा जाता है दे आर कंजर्व्ड प्रोटीन्स। कंजर्व्ड प्रोटीन्स, दे आर कंजर्व्ड प्रोटीन्स। ठीक है, और रेप्लिकेशन डिपेंडेंट हिस्टोन्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो मेजर हिस्टोन्स आती हैं वो हैं H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। ठीक है, और
इन सारी हिस्टोन में से, इन सारी हिस्टोन्स की अगर हम लोग बात करें, इन पांचों पेप्टाइड्स की अगर हम लोग बात करें, तो इसमें से जो सबसे ज्यादा कंजर्व्ड होती हैं वो H3 एंड H4 होती हैं। H3 एंड H4, H3 एंड H4 आर द मोस्ट कंजर्व्ड हिस्टोन्स। ये याद रखने वाली बात है। सारे हिस्टोन्स कंजर्व्ड प्रोटीन्स होती हैं, लेकिन उनमें भी H3 और H4 आर द मोस्ट कंजर्व्ड हिस्टोन प्रोटीन्स। वो सबसे ज्यादा कंजर्व्ड हिस्टोन प्रोटीन होती हैं। कौन सी? H3 और H4। ये तो बात रही रेप्लिकेशन डिपेंडेंट हिस्टोन्स की। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं हिस्टोन्स के बारे में, जैसे कि सम स्पर्म्स, खास करके फिश का जो स्पर्म होता है, some sperms do not have histone। वहां पे हिस्टोन नहीं होता है। फिर हिस्टोन का काम कौन करेगा? हिस्टोन काम करेगा, हिस्टोन इज रिप्लेस्ड बाय, वहां पे हिस्टोन के प्लेस पे कौन आता है? रिप्लेस्ड बाय प्रोटामीन्स इन स्पर्म। ठीक है, इसकी भी खास बात क्या होती है? प्रोटामीन्स आर बेसिक प्रोटीन्स एंड रिच इन आर्जिनिन। ठीक है, आर्जिनिन। ठीक है, प्रोटामीन्स में कौन सी अमीनो एसिड ज्यादा होती है? आर्जिनिन। जबकि नॉर्मल हिस्टोन में लाइसिन और आर्जिनिन दोनों अबंडेंट होती हैं, यहां पे आर्जिनिन अबंडेंट होती है। ये याद रखने वाली बात है। उसके बाद कुछ और पॉइंट्स यहां पे, टिपिकल बैक्टीरिया की अगर हम लोग बात करें, टिपिकल बैक्टीरिया डू नॉट हैव हिस्टोन। ठीक है, टिपिकल बैक्टीरिया के पास हिस्टोन नहीं है, बट सम आर्की बैक्टीरिया हैव हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, बट यहां पे डिफरेंस है। जो आर्की बैक्टीरिया में हिस्टोन है और जो ह्यूमन में हिस्टोन है, उसमें डिफरेंस है। ठीक है, द आर्की बैक्टीरिया, आर्कियल लिखते हैं इसको, आर्कियल हिस्टोन डोंट हैव हिस्टोन टेल्स, a characteristic feature of eukaryotic हिस्टोन जो होती हैं उनमें एन टर्मिनल टेल पाई जाती है। आगे चल के इसके बारे में बात करेंगे, जो कि आर्कियल हिस्टोन में नहीं पाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो पॉइंट्स मैंने लिखे एक बार मैं जल्दी रिपीट करता हूं। कुछ स्पर्म्स ऐसे होते हैं जिनमें हिस्टोन नहीं होता है, खास करके फिश का जो स्पर्म होता है वहां पे। ठीक है, वहां पे क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन की जगह पे प्रोटामीन पाया जाता है। ये एक तरह की पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन, आप जो भी कहें, प्रोटीन होती है। और ये जो होती है एक बेसिक प्रोटीन होती है, जिसमें आर्जिनिन अमीनो एसिड ज्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से बेसिक होती है। यहाँ पे लाइसिन उतना नहीं पाया जाएगा, यहाँ पे आर्जिनिन ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद टिपिकल बैक्टीरिया की अगर हम लोग बात करें, टिपिकल यू बैक्टीरिया के पास हिस्टोन नहीं होता है। जबकि अगर आर्की बैक्टीरिया के पास बात करें, तो कुछ आर्की बैक्टीरिया में हिस्टोन प्रोटीन होती है, लेकिन वो हिस्टोन प्रोटीन जो होती है उसमें और यूकैरियोटिक सेल की जो हिस्टोन प्रोटीन होती है उनमें डिफरेंस होता है। आर्की बैक्टीरिया के पास जो हिस्टोन प्रोटीन है उनमें एन टर्मिनल टेल नहीं होती है, डोंट हैव एन टर्मिनल टेल। जबकि यूकैरियोटिक सेल की जो हिस्टोन प्रोटीन होती है उनके पास में क्या होता है? एन टर्मिनल टेल्स होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आगे चल के डिटेल में बात करेंगे। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंट हिस्टोन्स की। रेप्लिकेशन
इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हिस्टोन्स की, ठीक है। रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंट हिस्टोन्स की थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। इनको हिस्टोन वेरिएंट्स भी बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आगे अभी थोड़ी देर में डिस्कस करता हूं कि किस हिस्टोन वेरिएंट का क्या रोल होता है, यहां से सीधे सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे। इनको हिस्टोन वेरिएंट्स भी बोलते हैं, हिस्टोन वेरिएंट्स, ठीक है। इनकी खास बात ये होती है जैसे कि रेप्लिकेशन डिपेंडेंट हिस्टोन्स जो होते हैं वो सिर्फ एस फेज में सिंथेसाइज होते हैं, जबकि इनकी खास बात ये होती है दे आर सिंथेसाइज्ड थ्रू आउट द सेल साइकिल, synthesized throughout the cell cycle। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात इंपॉर्टेंट चीज, द ट्रांसक्रिप्ट्स मतलब जो आरएनए है, द ट्रांसक्रिप्ट्स जो एमआरएनए है बेसिकली, द ट्रांसक्रिप्ट्स दैट इनकोड्स एस फेज स्पेसिफिक हिस्टोन्स, ठीक है। अब एस फेज स्पेसिफिक हिस्टोन कौन सी होगी? रेप्लिकेशन डिपेंडेंट एस फेज स्पेसिफिक, मतलब इसकी जो सिंथेसिस है वो हमेशा एस फेज में होगी, मतलब ये रेप्लिकेशन डिपेंडेंट हिस्टोन्स की बात हो रही है। एस फेज स्पेसिफिक हिस्टोन, उनकी खास बात क्या होती है? लैक्स पॉली ए टेल आपको पता होगा क्या होता है, नहीं पता है तो ट्रांसक्रिप्शन में चर्चा करेंगे इसकी, ठीक है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्ट्स सिंथेसाइज्ड और इनकोड, रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंट हिस्टोन्स हैव पॉली ए टेल, ठीक है। ऐसे ट्रांसक्रिप्ट्स जो रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंट हिस्टोन्स की सिंथेसिस करते हैं उनके पास पॉली ए टेल होती है, ठीक है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं दोनों के ट्रांसक्रिप्ट्स के। और एक फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये कि हिस्टोन वेरिएंट्स have same amino acid sequences, but they are encoded by different genes, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है ये हिस्टोन या फिर उसके वेरिएंट्स की बात करें। अभी हिस्टोन वेरिएंट मैं आपको बताता हूं क्या होता है, अभी मैं एक टेबल बनाऊंगा उसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि मैं हिस्टोन वेरिएंट क्यों बोल रहा हूं उनको। हिस्टोन और हिस्टोन वेरिएंट्स की खास बात यह है कि इनका जो अमीनो एसिड साइज होता है, अमीनो एसिड सीक्वेंस होता है, ये प्रोटीन्स का जो अमीनो एसिड सीक्वेंस होता है ये सेम होता है, ठीक है। लेकिन ये दोनों ही डिफरेंट जीन्स के थ्रू सिंथेसाइज होते हैं, डिफरेंट जीन्स के थ्रू इनकोड होते हैं। क्यों? अब एक जीन एक्टिव होगा एस फेज में और दूसरा जीन थ्रू आउट द सेल साइकिल एक्टिवेटेड है, यहीं से पता चल जाता है कि दोनों ही डिफरेंट जीन से इनकोड होकर के आ रहे होंगे, ठीक है। अब मैं एक टेबल बना के आपको बताता हूं कि किस हिस्टोन का कौन सा वेरिएंट है और उसका क्या बायोलॉजिकल फंक्शन है, एक टेबल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंट हिस्टोन्स के बारे में बता रहा था, मैंने बताया उनको हिस्टोन वेरिएंट्स भी बोलते हैं। हिस्टोन वेरिएंट क्यों बोलते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में पहले बात करते हैं। हिस्टोन वेरिएंट का मतलब ये होता है कि जो कोर हिस्टोन्स हैं, कोर हिस्टोन मतलब H1, H2A, H2B, H3 और H4, ये इन्हीं के मिलते जुलते सीक्वेंसेस से बने होते हैं, ठीक है। जो सीक्वेंसेस कोर हिस्टोन में होते हैं मतलब H2A, H2B, H3, H4 में जो सीक्वेंसेस होते हैं, इनके वेरिएंट जो होते हैं ना ऑलमोस्ट सिमिलर अमीनो एसिड सीक्वेंसेस के ही बने होते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है हिस्टोन वेरिएंट्स। जैसे
H3 से मिलता जुलता जो हिस्टोन प्रोटीन होगा उसको कहा जाएगा H3 वेरिएंट। H2A से मिलता जुलता जो हिस्टोन प्रोटीन होगा उसको कहा जाएगा H2 वेरिएंट। ठीक है, तो इस तरह से हिस्टोन वेरिएंट्स होते हैं। तो ये कुछ हिस्टोन वेरिएंट्स हैं और ये इनके बायोलॉजिकल फंक्शन है। ये टेबल आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, स्नैपशॉट ले लीजिए अभी से। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे यहाँ से कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और यहाँ पे जो हिस्टोन वेरिएंट्स लिखे हुए हैं ना, इनके फंक्शन में आगे चल के आपको एक्सप्लेन करूंगा, आगे चल के इनका फंक्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं H2A की। ठीक है, H2A एक कोर हिस्टोन है, इसके ये फर्दर हिस्टोन वेरिएंट्स हैं जिनमें से H2AX, H2AZ, मैक्रो H2A1, मैक्रो H2A2। ठीक है, ये 1 2 3 4 ये हिस्टोन वेरिएंट्स ऐसे हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं डीएनए डैमेज सिग्नलिंग में। जब कभी भी डीएनए में डैमेज होता है तो वहां पे जो नॉर्मल हिस्टोन होती है दैट इज H2A, वो रिप्लेस हो जाती है इन हिस्टोन वेरिएंट्स के द्वारा। ठीक है, मतलब जब डीएनए डैमेज सिग्नलिंग होती है तो H2A हिस्टोन, कोर हिस्टोन जो है वो रिप्लेस हो जाती है और उसकी जगह ये चारों हिस्टोन में से कोई भी ले सकते हैं। अगर ये हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं क्रोमैटिन में, इसका मतलब ये डीएनए डैमेज का सिग्नल है। ठीक है, उसके अलावा एक है मैक्रो H2A2। ठीक है, ये डोजेज कंपनसेशन वाले जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, डोजेज कंपनसेशन आगे बताऊंगा मैं आपको क्या होता है। डोजेज कंपनसेशन वाले जो क्रोमोसोम होते हैं वहां भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये रेयर है बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये डीएनए डैमेज सिग्नलिंग को दिखाते हैं। उसके बाद एक और है H2A BBD का फंक्शन क्या है? दिस इज अ ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया था, ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर की तरह काम करता है। एक्टिवेटर ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन का सिग्नल देता है। इसके अलावा ये इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम से भी बाइंड करता है, क्रोमोसोम से भी बाइंड करता है। मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था। H2A BBD का फंक्शन क्या होता है? ये होता है ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन और ये इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम से भी बाइंड करता है। ठीक है, ये होता है H2A BBD का फंक्शन। उसके बाद आता है H2B। ठीक है, H2B आता है और H2B का एक वेरिएंट नोन है H2B1। इसका फंक्शन अननोन है। ठीक है, इसका कोई फंक्शन अभी तक नोन नहीं है। उसके बाद H3, ये इंपॉर्टेंट है। H3 का एक यहाँ पे वेरिएंट है CENPA, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है? इट डिफाइंस सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमेरिक पोजीशन में पाया जाता है। इसका मतलब सेंट्रोमियर जहां पे होगा वहां पे H3 की जगह पे CENPA आपको देखने को मिलेगा। सेंट्रोमेरिक रीजन में H3 की जगह पे आपको CENPA देखने को मिलेगा। ये क्या करता है? डिफाइन सेंट्रोमियर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। CENPA ये सेंट्रोमियर को डिफाइन करता है। उसके बाद बात आती है H3 की। H3 वेरिएंट, अदर जो H3 वेरिएंट्स हैं उनकी, तो H3-3B, H3FT इनका फंक्शन अननोन है। ठीक है, इसके अलावा H3.3 एक और है। ये H3.3 क्या होता है? ये हमेशा क्रोमोसोम पे डिपॉजिटेड रहता है थ्रू आउट द सेल साइकिल, मतलब ये किसी को रिप्लेस नहीं करता बट ये खुद वहां पे पड़ा रहता है हमेशा। जो क्रोमोसोम होते हैं वो किसी भी स्टेज में हो, सेल साइकिल के किसी भी स्टेज में हो, वहां पे H3.3 आपको देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ हिस्टोन के वेरिएंट्स हैं, इनको रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंट हिस्टोन्स भी बोलते हैं और ये कुछ इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल फंक्शंस भी प्ले करते हैं जो हम यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन कर पाए हैं। इनको आगे चल के हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कि डीएनए डैमेज रिस्पॉन्स में किस तरह से ये फंक्शन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बताऊंगा ये आगे चल के। ठीक है, और ये टेबल मैं फिर से कह रहा हूं, ये टेबल आप हमेशा याद रखिएगा क्योंकि यहां से कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स की। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स की, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स की, बहुत सिंपल सी बात है, आराम से समझेंगे आप इसको। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स की, अब यहां पे ऑल द प्रोटीन्स एक्सेप्ट हिस्टोन्स आर कॉल्ड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। हिस्टोन के अलावा जितनी भी प्रोटीन क्रोमैटिन के पास में प्रेजेंट है सब नॉन हिस्टोन प्रोटीन हो गई। ठीक है, और ये हिस्टोन प्रोटीन जो होती हैं दे आर कंसिस्ट ऑफ हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ
heterogeneous group of proteins with organ या टिश्यू कह लीजिए आप, ऑर्गन एंड स्पीसीज स्पेसिफिसिटी। ठीक है, उसके बाद बात आती है दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शन करती हैं एंड इन जेनेटिक प्रोसेसेस। अब जेनेटिक प्रोसेस मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सब प्रोसेसेस। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चरल की अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि क्रोमोसोमल स्कैफोल्ड प्रोटीन्स involved in packaging of क्रोमोसोम। ठीक है, इसके अलावा जेनेटिक प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें तो उसमें आ जाएगी ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएटर्स, रेप्लिकेशन मैशिनरी के जो भी प्रोटीन्स होती हैं, रेप्लिकेशन मैशिनरी प्रोटीन्स एंड ट्रांसलेशनल एक्टिवेटर प्रोटीन्स, जो भी ट्रांसलेशनल एक्टिवेटर प्रोटीन, ये सारे जेनेटिक प्रोसेस यहाँ पे होगी। ठीक है, जेनेटिक प्रोसेस में इन्वॉल्व सारी प्रोटीन। ठीक है, तो ऐसी प्रोटीन जो हिस्टोन प्रोटीन के अलावा जो ही प्रोटीन वहां क्रोमेटिन प्रेजेंट है सारी नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, और ये उनके कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस हैं जो मैंने यहाँ पे आपको बताए। ठीक है, तो ये तो बात रही नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स की और हिस्टोन प्रोटीन्स की। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या कवर किया कि जो डीएनए होता है उसकी पैकेजिंग जो क्रोमोसोम में होती है वहां पे कुछ डीएनए प्रोटीन का इंटरेक्शन होता है। ठीक है, और उन डीएनए प्रोटीन के इंटरेक्शन में कौन कौन सी प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं, उनकी क्या क्लासेस हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, तो अब हमें ये पता है कि जो टर्सरी स्ट्रक्चर का ऑर्गेनाइजेशन होगा वहां पे डीएनए और प्रोटीन का इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमने इस लेक्चर से बिल्ड कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग प्राइमरी मतलब फर्स्ट लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके बारे में बात करेंगे, किस तरह से डबल स्टैंडर्ड डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स आपस में मिल करके फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करके 11 नैनोमीटर फाइबर बनाती हैं। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है क्रोमोसोम की, उसके बारे में बात करेंगे। उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, इसी लेक्चर में हम लोग बात कर सकते हैं, एक ही लेक्चर में सारी चीजें मैं खत्म कर सकता हूं, बट वो लेक्चर बहुत लॉन्ग हो जाएगा और फिर बोरिंग होने लगता है, इसलिए मैं छोटे छोटे लेक्चर्स में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।